हेलो दोस्तों, रिजल्ट मित्र के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं अभय प्रताप सिंह और हम यहाँ पर अपनी एनसीईआरटी के जो पार्ट 3 है यानी कि चैप्टर नंबर 3 है इसको कवर कर रहे थे। और मैंने आपको बताया था ये थोड़ा ज़्यादा लंबा चैप्टर है तो इसको हम 2 पार्ट में करने वाले थे। तो अभी तक इस चैप्टर में हमने आपको ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाने के बारे में बताया था। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि कंपनी किस प्रकार से दीवानी बनी, इस इमेज को हमने देखा था। मैंने बताया था कि ये इमेज यहाँ पर ज़्यादा ग्लोबलाइज करके दिखाया गया है कि क्लाइव को किस प्रकार जो मुगल शासक हैं वो यहाँ पर दीवानी अधिकार दे रहे हैं बंगाल के। ठीक है, ये सब चीज़ें हमने देखी थी। फिर हमने देखा था कि किस प्रकार से एक गधे को घोड़े के ऊपर बैठा के उसकी यात्रा निकाली जा रही है। सारी चीज़ें हम यहाँ पर देख चुके हैं। आज के बाद हमने कंपनी की आमदनी के बारे में जानकारी ली थी कि कंपनी को आमदनी किस प्रकार से हो रही थी, किन क्षेत्रों से हो रही थी, क्यों क्या प्रभावित हो रही थी, इतना सब क्लियर था। फिर जब हम आगे आए थे तो आगे हमने इसके प्रभावों को देखा था। फिर खेती में सुधार की जरूरत क्यों थी, इन सब चीज़ों को देख चुके थे। स्थायी बंदोबस्त के प्रावधान क्या थे वो भी हमने देखा था, है ना। फिर यहाँ पर हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा एक नई व्यवस्था लेके आई जाएगी। कौन सी व्यवस्था होगी आपकी? हॉल्ट मैकेंजी एक नई व्यवस्था लेके आएगा जिसको हम बोलेंगे किस नाम से, ये आपकी उत्तर पश्चिमी यानी कि मुख्यतः उत्तर प्रदेश वाले स्थानों पर लेके आया जाएगा। ठीक है, तो इसमें कलेक्टर को आदेश देगा कि घूम के। फिर हमने कलेक्टर प्रस्ताव और कमिश्नरी व्यवस्था के बारे में बात किया था, आपको सब चीज याद भी होगा, है ना। फिर ये सारी व्यवस्था हमने देखी थी। फिर मुनरो व्यवस्था आई थी जिसको हम रैयतवाड़ी व्यवस्था के नाम से भी जानते हैं। अब फिर हम आगे आए थे, रैयतवाड़ी व्यवस्था के दोष क्या क्या थे, इन सब चीजों के बारे में हमने जाना था, है ना। रैयतवाड़ी व्यवस्था के दोष हमें क्या क्या देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों यहाँ तक तो हमारी पिक्चर जो थी पूरी क्या थी, क्लियर थी। अब जब रैयतवाड़ी व्यवस्था के दोस्तों की बात कर रहे थे तो आमदनी बढ़ाने के लिए राजस्व अधिकारियों को क्या है, राजस्व को जरूरत से ज़्यादा इन्होंने बढ़ा दिया था। फिर रैयत गांव से भाग रहे थे। तो ये सारी व्यवस्थाएं हमने कल देखी थी, कल हमने चर्चा की थी। अब इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम आज इसका पार्ट 2 देखने वाले हैं, इसके आगे की कड़ी को देखने वाले हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे यूरोप के लिए फसलें। जो यूरोप कॉन्टिनेंट है, आपको पता होगा यूरोप कॉन्टिनेंट कहाँ पर है। तो जो यूरोप की फसलें हैं तो इसमें आप देखेंगे कंपनी क्या करेगी। कंपनी, एक मिनट थोड़ा, देखिए जो यूरोप वाला रीजन है ये आपका क्या है, यूरोप वाला जो आपका रीजन है इसमें आपको देखने को मिलेगा अंग्रेजों ने विचार किया कि राजस्व प्राप्ति के साथ ही ऐसी फसलों को भी पैदा किया जाए जिससे हम ब्रिटेन को अधिक लाभ दे सकें। अब कंपनी का यहाँ पर मेन पर जो पर्पज था क्या था, कंपनी का जो मेन पर्पज था भारत में अधिक से अधिक राजस्व प्राप्ति था। ठीक है, लेकिन साथ में ही इनने सोचा कि अब जब दीवानी हमारे हाथ में है, सब कुछ हम ही को निर्णय लग करना है, तो क्यों ना हम भारत में ऐसी फसलों को यहाँ पर पैदा करवाएं जिससे क्या है, जिससे ब्रिटेन को लाभ हो। ब्रिटेन में क्या, ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हो रही है ना। तो ब्रिटेन में उसको जो उत्पादन है, उद्योग है, उनको ऐसे हम प्रोडक्ट करवाएं जिससे उनको फायदा हो। थोड़ी तबीयत खराब चल रही है इसलिए बीच में पानी पीना पड़ता है ना। तो ये देखिए 18वीं शताब्दी के अंत और तथा 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में अंग्रेजों ने अपना पूरा जोर किस पर लगाया, अफीम और नील की खेती पर लगा दिया। अफीम का काम जो प्रोडक्शन किया जाता था ये किसके लिए किया जाता था, ये दवाइयों के लिए किया जाता था। ये पूरा अफीम पैदा होकर कहाँ जाता था, ब्रिटेन जाता था। और नील की खेती क्यों की जाती थी, नील उत्पादन के लिए किया जाता था, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिली। नील को उत्पादन करके ब्रिटेन भेजा जाता जहाँ पर वहाँ पर रंगाई और रंगाई के कार्य किए जाते थे। ठीक, अगले 150 वर्ष तक देश के अलग अलग भाग में अलग अलग प्रकार की कृषि को बढ़ावा दिया जाएगा। अब जो अगले 150 साल तक ब्रिटेन क्या करेगा, भारत के अलग अलग क्षेत्रों में जैसी जहां की मांग होगी उसी हिसाब से यहां पर आपको खेती के लिए प्रोत्साहित करेगा, खेती में वृद्धि करेगा। अब यहाँ पर देखिए बंगाल के क्षेत्र में पटसन को बढ़ावा दिया जाएगा, असम में चाय को बढ़ावा दिया जाएगा, संयुक्त प्रांत में गन्ने को बढ़ावा दिया जाएगा, यानी कि उत्तर प्रदेश वाला जो रीजन है वो उसमें। ठीक है, पंजाब में गेहूं, महाराष्ट्र में पंजाब में फिर से कपास देखने, मद्रास में चावल देखने को मिलेगा। तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग कृषि पद्धतियों को बढ़ावा दिया जाएगा। अब यहाँ पर बात आती है कि नील जो सबसे ज्यादा विवादित मुद्दा रहा है, जिससे नील क्रांति, नील आयोग भी बनाया गया था, तो ये क्यों इतना ज्यादा विवाद में रहा है, क्यों इतना ज्यादा ही चर्चा में रहा है। तो यहाँ पर देखिए इस समय नील का रंग क्या है, व्यापक प्रयोग और किया जाने लगा था चित्रकारी में, कपड़ों में रंगने के लिए और कई कार्यों के लिए। अब जैसे कि आप ये चित्र देख रहे होंगे, ठीक है। अब मैं आपके विवेक पर छोड़ देता हूँ, जो भी चित्र आपको इसमें सबसे अच्छा लगेगा वो भारतीय चित्र है। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कौन सा भारत का होगा। ठीक है, सबसे अच्छा जो चित्र लग रहा होगा आपको वो भारतीय, और सबसे बेकार जो लग रहा होगा वो यूरोपीय है।
तो इस प्रकार आप समझ सकते हो भारतीय कलरों की जो मांग थी, भारतीय कलरों की जो डिमांड थी, उसके अनुसार यहाँ पर क्या हुआ, उसके अनुसार यहाँ पर लोग क्या करते थे, यहाँ पर कलरों को बनाते थे। अब भारत के कलर की मांग यहाँ पर इसलिए अधिक थी क्योंकि यूरोप में औद्योगिक क्रांति हो रही है और उनके पास भूमि कम है कृषि कार्य के लिए। जहाँ जहाँ उनने उपनिवेश बनाए हुए हैं वहीं से इनको क्या है, वहीं से इन लोगों को आप पाएंगे नील की प्राप्ति होगी। ठीक, अब नील की प्राप्ति के लिए भारत सबसे उत्तम जगह है क्योंकि यहाँ पर फर्टाइल लैंड ज़्यादा है और उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर कई प्रकार के कृषि कार्य चल ही रहे हैं, तो यहाँ पर ये लोग नील को बढ़ावा देंगे और भारत की जो नील थी काफ़ी अच्छी किस्म की मानी जाती थी। नील की खेती मुख्यतः क्या उष्णकटिबंधीय प्रदेश में ही उगता है। अब जैसे भारत आपको पता है उष्णकटिबंधीय प्रदेश ही है, ठीक, यहीं पे होता है। तथा 13वीं सदी तक इटली, फ्रांस और ब्रिटेन में कपड़ा उत्पादन, कपड़े की रंगाई के लिए इसका प्रयोग होना प्रारंभ हो चुका था। ठीक है, अब 13वीं सदी से आप देखेंगे इटली, फ्रांस और ब्रिटेन क्या हो रहा है, यहाँ पर कपड़े का उत्पादन हो रहा है। जब कपड़े का उत्पादन हो रहा है तो उसकी रंगाई, उसकी पुताई के लिए क्या चाहिए आपको, उसकी रंगाई और उसकी पुताई के लिए आपको यहाँ पर नील की आवश्यकता है। तो इसीलिए यहाँ पर भारतीय जो नील थी इसकी मांग बढ़ेगी। हम शुरू से ही उत्पादन के क्षेत्र में क्या है, बहुत आगे रहे हैं। एक समय था जब भारत का पूरा व्यापार, विश्व व्यापार का 25% हुआ करता था, लेकिन भला कहें या फिर बुरा कहें इन अंग्रेज वालों का, इन्होंने क्या किया, इन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी और जा जाके जितना भी आप देखते हैं ना, यूरोप या ब्रिटेन, जितना भी आपको देखने को मिले बड़ी बड़ी इमारतें सब इंडिया के पैसे से, जितना भी ये कपड़ा पहनते हैं सब इंडिया का पैसे का, जितना भी ये रोटी खाते हैं सब इंडिया के पैसे की। ठीक, सारी चीज़ें क्या है, इंडिया की हैं। मैं अपनी जैसे पिछली क्लासों में बता चुका हूँ कि ताजमहल भारत में क्यों है, क्योंकि उसको ये लोग यहाँ से उठा के वहाँ पर नहीं ले जा पाए थे। अगर ये पॉसिबल होता ले जाना तो आज ताजमहल भी इनके म्यूजियम में रखा होता। ठीक, भारत सरकार ने कई बार कोशिश की है कि इनसे अपने उत्पादनों को वापस मांगे, मैंने आपको कल भी बताया था, लेकिन हर बार रोना रो देते हैं कि अगर हमने आपके सारी चीज़ें वापस कर दी तो हमारे म्यूजियम खाली हो जाएंगे, हमने आपके सारे पैसे वापस कर दिए जितने हमने आपसे लूटा है तो हम सड़क पर आ जाएंगे, आपके यहाँ से जितने वस्त्र, कपास और रेशम आया है उनको हम आपको वापस कर देंगे तो हम लोग बिना वस्त्रों के हो जाएंगे। ठीक है, तो फिर से ये लोग क्या करेंगे, फिर से ये लोग आदि मानव जीवन जीने जंगलों में चले जाएंगे। तो ये स्थिति ब्रिटेन की हुआ करती थी और ये लोग हमें शिक्षा देते हैं कि उन्होंने हमें सभ्य बनाया। तो जब भी कोई अंग्रेज बोले कि आपने हमें, इन्होंने हमें सभ्य बनाया, तो आप बोल दीजिएगा जब तुम लोग बिना कपड़ों के, बिना वस्त्रों के जंगल में घूमते थे तब हमारे देश में नालंदा, तक्षशिला और विक्रमशिला जैसी यूनिवर्सिटीज हुआ करती थी। ठीक है, अभी आइए यहाँ पर भारतीय नील अल्प मात्रा में ही यूरोपीय पहुंचती थी। अब जो भारतीय नील है वो क्या बहुत ही कम मात्रा में यूरोप तक पहुंच रही है क्योंकि पैदावार ही कम होती थी पहले, जिसकी लागत भी अधिक होती थी। अब जो कम पहुंच रही है तो उसकी क्या, उसकी लागत भी आपको अधिक देखने को मिलेगी। अब जैसे यहाँ पर क्लास लेने आते हैं, है ना, तो जब आप कहीं कम कम जाते हैं ना, जब बोला जाता है ना रिश्तेदारी में कम जाना चाहिए, कहीं पर भी कम जाना चाहिए तो वैल्यू बनी रहती है। इसलिए यहाँ पर मैं केवल 2 क्लास लेने में आता हूँ क्योंकि आपके बीच में क्या हो, आपके बीच में वैल्यू बनी रहे। ज़्यादा आऊँगा सुबह शाम तक 4 क्लास लूँगा तो आप लोग कहेंगे अरे सर तो रोज रोज आते हैं, सर की रोज रोज की कहानी है, इसलिए बीच बीच में मैं क्या है, बीच बीच में बंक भी मार देता हूँ। ठीक है ना, कि वैल्यू बनी रहे, समझ रहे हो, इसलिए हम बीच में बंक भी मारते हैं। अभी फिर देखना आप लोग दीपावली के आसपास फिर मैं गायब होने वाला हूँ, है ना। तो इस प्रकार से बीच बीच में जाते रहना चाहिए जिससे आप लोगों के बीच में क्या है, इज्जत बनी रहती है। अब आइए इसमें, इसके विकल्प के तौर पर बोर्ड नामक एक पौधे का प्रयोग किया जाता था। अब भारत की जो नील है इसका प्रयोग नहीं किया जा रहा, तो इसके विकल्प के तौर पर कुछ ना कुछ तो किया जाता होगा। जैसे आजकल आप देखते हैं कई सारे यूपीएससी में सिलेक्ट हो जाते हैं बंदे, फिर अपने आप को एक्सपर्ट दिखाने के लिए हम तो पैदा ही यूपीएससी में होती, इस भावना से क्या करते हैं, हमने ये किताब नहीं पढ़ी, हमने वो किताब नहीं पढ़ी। 2-4 लोगों ने दावा किया कि हमने लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ी, लेकिन उन्होंने उसका सप्लीमेंट नहीं बताया कि अगर आपने लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ी तो उसकी जगह क्या पढ़ा था। कम से कम कोई बुक पढ़ी होगी उसका नाम तो बताइए जिससे लोगों का भला हो सके। ठीक है, मानते हैं आपने लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ी, तो कम से कम ऐसी किताब तो बताइए जो आपने पढ़ा हो, उसमें उसका भी नाम नहीं बताते। तो यहाँ पर जो भावना आ जाती है सिलेक्शन के बाद में अहम ब्रह्मश्री वाली, तो ये आप लोग कंट्रोल करके रखिएगा, ये भावना लेके नहीं आनी है। हम जमीन से जुड़े लोग हैं, जो काम करके हम यहाँ से ऊपर तक जा रहे हैं वही काम आपको करना है। अब एक टीचर है, ठीक है, अब कई लोग कहते हैं टीचर सिलेक्ट नहीं हुए तो दूसरों को सिलेक्ट कैसे करवाते हैं, ये कैसे करते हैं, वो कैसे करते हैं। तो देखिए, अब जब एक टीचर है उसे पता है कि अपने जीवन में क्या क्या वो पढ़ के आया है, क्या क्या गलतियां करके आया है, तो वो अपना एक्सपीरियंस आपके साथ में शेयर करता है ना, वो अपना एक्सपीरियंस आपके साथ में शेयर करता है। अब जो उस चीज़ को समझ जाता है वो सिलेक्शन ले लेता है, जो नहीं कर समझ पाता है वो कमेंट बॉक्स में हाय हेलो करता रहता है।
अब यहाँ पर देखिए बोर्ड पैदा क्या है, शीतोष्ण क्षेत्र में पैदा किया जाता था। अब जो नील की खेती है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में हो रही है, तो भारत जैसे क्षेत्रों में ही हो पाएगी। और यहाँ पर लेकिन बोर्ड नाम का जो पौधा है, जैसे आप देखेंगे यूरोपियन कंट्रीज में भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। अब जब यहाँ पर बोर्ड नाम का पौधा खुद यूरोपियन देश उपजा रहे हैं, तो भारत की नील की खेती की आवश्यकता क्यों पड़ेगी उन लोगों को, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आप आगे आएंगे तो देखेंगे भारतीय नील अच्छी किस्म की थी, जिस कारण बोर्ड उत्पादन ने इसे आयात पर रोक लगा दी। अब जब यूरोप के व्यापारी जब बोर्ड नाम का पौधा उपजा रहे हैं, जिसको जो नील का सप्लीमेंट है, नील की जगह आप उसका प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन भारत की जो नील थी क्या अच्छी किस्म की थी। जब भारत की अच्छी किस्म की नील यूरोप के बाजार में जाने लगी, तो भारत की नील की वैल्यू बढ़ने लगी, डिमांड बढ़ने लगी। और बोर्ड उत्पादन जो बोर्ड है, बोर्ड के जो बोर्ड एक पौधा मान सकते हैं जो नील की जगह उपयोग करते थे। अब बोर्ड की जो पैदावार थी, उसके जो पैदा करने वाले लोग थे, उनकी जो कृषि थी उसकी वैल्यू कम होने लगी। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा क्या होगा, जब बोर्ड है आपका, इसकी वैल्यू जब कम होगी, तो यहाँ के जो व्यवसायी होंगे जो बोर्ड का उत्पादन करते हैं, वो लोग नील के ऊपर क्या करेंगे, नील के ऊपर प्रतिबंध लगाने की बोलेंगे, इसको आयात पर रोक लगाने की मांग करेंगे। 18वीं शताब्दी के अंत तक भारत की नील की मांग और आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी, ठीक है। इसी बीच क्या होगा, इसी बीच यूरोप में औद्योगिक क्रांति प्रारंभ हो जाएगी। यूरोप में जितनी भी औद्योगिक क्रांति होगी, उसमें 80% पैसा कहाँ का लगा होगा, उपनिवेशों का, ठीक है। तो जैसे भारत जैसे देशों का। ये बेशक आज की डेट में कुछ भी कर लें, जैसे रतन टाटा जी ने क्या किया, रतन टाटा जी ने रेंज रोवर का अधिग्रहण किया, ब्रिटेन की कंपनी तो थी। अब देखिए औद्योगिक क्रांति प्रारंभ हुई, जिसके कारण उत्पादन में वृद्धि हुई, ठीक। अब औद्योगिक क्रांति हो रही है, तो सीधी सी बात है, यहाँ पर उत्पादन में वृद्धि आपको देखने को मिलेगी। फिर आगे आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कई कारणों से वेस्ट इंडीज और अमेरिका में भी नील का उत्पादन क्या बंद हो गया। अब यहाँ पर जो बोर्ड का उत्पादन हो रहा है, तो आगे जाकर आप देखेंगे वेस्ट इंडीज और अमेरिका जैसे देशों में क्या होगा, नील का उत्पादन बंद हो जाएगा। अब अमेरिका जैसे आप देखेंगे स्वतंत्र हो चुका है, ठीक है, या स्वतंत्रता लड़ रहा है अपनी। सिंपल पानी है, यथार्थ में मत लेना, ना ही कुछ गलत समझना, ठीक। ऐसे कोई उल्टे सीधे मेरे शौक नहीं है, नहीं तो आप लोग सोचो कि यहाँ पर पढ़ने के लिए क्या गुरुजी बीच बीच में ढक्कन ढक्कन सुनते रहते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। सिंपल पानी है, गले में दिक्कत है, तबीयत थोड़ी खराब चल रही है, इसलिए कंटिन्यू जब अपन बोलते रहते हैं तो उसके लिए पानी की आवश्यकता होती है ना। ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं, ये है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 1783 से लेकर 1789 तक क्या हुआ, वर्षों में उत्पादन आधा रह गया। जो नील के उत्पादन हो रहा है, ये दुनिया के कई सारे क्षेत्रों में क्या हुआ, आधा हो जाएगा, ठीक। अब देखिए ब्रिटेन नील आपूर्ति में नए विकल्प तलाशने लगेगा। तो यहाँ पर देखिए वेस्ट इंडीज और अमेरिका में नील उत्पादन कम हो रहा है। 1783 से लेकर 1789 के बीच में यहाँ पर आप देखेंगे नील का उत्पादन, यहाँ पर बोर्ड का उत्पादन पूरी दुनिया में आपको कम होता हुआ दिखाई देगा, आधा होता दिखाई देगा, ठीक। अब ब्रिटेन ने क्या किया, ब्रिटेन ने इसकी आपूर्ति के विकल्पों को सोचा कि कहीं ना कहीं से तो हमें नील की प्राप्ति होनी चाहिए। तो अब ब्रिटेन क्या करेगा, ब्रिटेन भारत में दिलचस्पी बढ़ाएगा। अभी तक ब्रिटेन की ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी भारतीय कृषि क्षेत्र में, अभी तक केवल व्यापार करना चाहता था। लेकिन जब देखेगा कि ब्रिटेन में यूरोपीय क्रांति हो रही है और यहाँ पर आपको संसाधनों की ज़रूरत है, जैसे कपास हुआ, रेशम हुआ, उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर कोयला हुआ और क्या हुआ, नील हुआ, तो इसकी जब जरूरत पड़ेगी तब ब्रिटेन भारत में अपना उपनिवेश बढ़ाना प्रारंभ करेगा, यहाँ की कृषि कार्य में यहाँ पर इंटरेस्ट लेगा। जब अमेरिका आज़ाद हो जाएगा, उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर भारत के ऊपर, देखिए अमेरिका यूरोप के पास में था, ब्रिटेन के पास में था, तो अमेरिका, अब ब्रिटेन का पूरा फोकस अमेरिका के संसाधनों पर था। जैसे ही अमेरिका स्वतंत्र होगा तो क्या हुआ, तो इसका फोकस पहुंच जाएगा भारत के ऊपर, क्यों, इनको तो कहीं ना कहीं से प्रोडक्शन चाहिए। तो अगर अमेरिका आज़ाद ना होता तो भारत की इतनी दुर्गति नहीं होती। लेकिन स्वतंत्रता सबके लिए समान है, ब्रिटेन अमेरिका को भी मिलनी चाहिए थी और हमें भी मिली है ना। अब आगे आइए, तो यहाँ पर ब्रिटेन की दिलचस्पी आपको दिखाई देगी। फिर आगे आएगी बागान। बागान क्या होते थे, बागान विशाल खेत होते थे, जिन पर बागान मालिक लोगों से क्या करवाते थे, जबरन बेगार करवाते थे। जो बागान होते थे, बड़े बड़े क्षेत्र होते थे भूमि के, इनके ऊपर कृषि कार्य करवाया जाता था और बेगार नाम की यहाँ पर कृषि करवाई जाती थी। बेगार क्या होता है, मतलब कि जैसे कि आप मेरे से करवाते हैं, सुनील सर से करवाते हैं, और पूरी रिजल्ट मित्र टीम आपके लिए क्या कर रही है, एक तरह से बेगार ही तो कर रही है। हम आपसे कुछ लेते तो है नहीं, बल्कि आपको यहाँ पर और सबसे बेहतर कंटेंट भी देते हैं कि नहीं देते। तो यहाँ पे भी हम लोग बेगारी कर रहे हैं एक तरह से। तो क्या है, ये बेगार करवाते थे। दिल पे मत लिया करो, बीच बीच में थोड़ा
मनोरंजन होते रहना चाहिए ना। तनाव, शिक्षा भी क्या है, तनाव के साथ में नहीं करनी चाहिए, चीज़ें समझनी चाहिए। देखिए अब यहाँ पर जो मैं बीच में एग्जांपल देता हूँ, बीच बीच में कुछ भी, जैसे उस दिन मैंने आपको बाइक वाला दिया था कि कोई व्यक्ति था उसमें, है ना, कि अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में बाइक लेके जा रहा है, तो उसमें जो एजेंट होगा वो उनको बीच में रोक के बाइक ले लेगा और उनकी बाइक को नीलाम कर देगा। उस बच्चे ने पूछा था कि सर नीलाम क्या होता है, तो एग्जाम्पल लेके आने पड़ते हैं। अब ऐसा तो पता नहीं है कि शुरुआत से ही हमें कि आपको बेगार बताना समझाना पड़ेगा या फिर नीलाम पूछना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। अब कोई अचानक से कोई एक शब्द बोल दे पीपीटी, अभी पीपीटी जो है मेरे लिए तो बराबर है, मेरे लिए तो हर शब्द एक एक सब में जो मैंने खुद इसको बनाया है तो मुझे पता है कौन शब्द का क्या मतलब है। आप लोग पहली बार पढ़ेंगे तो हो सकता है कोई पूछ ले बेगार क्या है, कोई जैसे उस दिन बच्चे ने पूछ लिया था नीलाम क्या है। तो ऐसे शब्द जो अचानक से आप लोग पूछ लेते तो उसके लिए त्वरित क्या है, एक उदाहरण प्रस्तुत करना पड़ता है और वो अपने बीच में ऐसे ही होना चाहिए, तभी आपको समझ में आएगा। इसलिए आप इस चीज़ में सोचा करो कि हम आपको क्या है, हम आपको प्रवोक कर रहे हैं कि आप फ्री में पढ़ रहे हैं या फिर आप लोगों को हम नीचे दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। आप मेरे छोटे भाई बहन जैसे हैं, आप इस प्लेटफॉर्म की बानर सेना है, ठीक है। तो बिना बानर सेना के लंका विजय नहीं होती है। समझ रहे हैं कौन है आप? बानर सेना है, बिना बानर सेना के लंका विजय नहीं होती है, ठीक। और यहाँ पर इसको मैं इसलिए बोलता हूँ जिससे आपको अच्छे अच्छे एग्जाम्पल यहाँ पर प्रस्तुत कर सकूँ, एग्जाम्पल बता सकूँ। अब देखिए, अब भारत में जो विशाल मैदान हुआ करते थे, ये क्या थे, ये आपके खेती की भूमि हुआ करती थी और इन पर बेगार नाम की कृषि की जाती थी। यूरोप में बढ़ती नील की मांग को देखते हुए कंपनी भी भारत में इसके उत्पादन को बढ़ाना चाहती थी। अब जब नील की मांग ब्रिटेन में बढ़ रही है और यहाँ पर आप देखेंगे बोर्ड की खेती बंद हो गई है यूरोप में, ब्रिटेन में, और सॉरी अमेरिका में, और वेस्ट इंडीज़ में क्या है, वेस्ट इंडीज़ में आप देखेंगे यहाँ पर नील की खेती बंद हो गई। तो अब नील की डिमांड और ज़्यादा बढ़ेगी। अब जब नील की डिमांड कहीं ना कहीं बढ़ेगी तो उसकी पूर्ति करने के लिए भी तो कोई ना कोई होगा। तो ब्रिटेन वाले भारत में नील की खेती को बढ़ोतरी देंगे। अब यहाँ पर देखिए 18वीं सदी तक बंगाल की नील दुनिया में छा गई, जिससे बंगाल में इसकी पैदावार तेजी से फैलने लगी। अभी तक जो बंगाल के कृषि कार्य, देखिए हमारे देश में क्या कृषि पद्धति वैज्ञानिक आधारों पर नहीं होती है। हमारे यहाँ के जो कृषि करने वाले व्यक्ति हैं, किसान हैं, उन लोगों को कृषि के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, वैज्ञानिक तरीके से कृषि कार्य नहीं करते हैं। तो यहाँ पर आप पाएंगे जो बंगाल है, बंगाल में ये लोग जैसे देखेंगे कि हाँ कोई कृषि के खेती करने वाले व्यक्ति को कोई फायदा हुआ। वर्तमान में ये पद्धति देखेंगे, अगर किसी वर्ष किसी किसान का टमाटर महंगा बिक गया तो अगली बार क्या हुआ, सारे किसान टमाटर पैदा कर देंगे, ठीक। जो प्याज भी उपजाते होंगे वो भी टमाटर कर देंगे, तो टमाटर की पैदावार तो बढ़ जाएगी, प्याज की पैदावार कम हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे नील की खेती में कुछ किसानों को फायदा हुआ होगा, इसको देख के सभी किसान नील के चक्कर में पड़ गए। अब इनको ये पता नहीं है कि आप लगातार 2 से 3 साल तक अगर नील की खेती कर देंगे तो नील की जड़ क्या होती है, गहरी होती है, अंदर तक जाती है, ठीक। तो गहरी जब जड़ होती है तो उसके अंतर्गत जो आप पाएंगे जो मिट्टी की मृदा होती है आपकी, और उसमें जो पोषक तत्व होते हैं उनको पूरा नील खींच लेता है, ठीक, पूरा नील खींच लेता है, जिसके बाद आप इस पर चावल की खेती भी नहीं कर सकते। तो एक तरह से आपकी भूमि जो है वो बंजर हो जाएगी। तो यहाँ पर जब किसानों को पता पड़ा तब तक तो काफ़ी देर हो चुकी थी, ये लोग नील उत्पादन प्रारंभ कर चुके थे। 1810 में ब्रिटेन ने कुल नील, तो यहाँ पर देखिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने यहाँ पर उत्पादन प्रारंभ कर दिया नील का, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए 1810 में ब्रिटेन में कुल नील आयात का 95% क्या था, भारतीय था, ठीक। जो 1788 में 30% था। 1788 में जो टोटल भारत की नील का आयात ब्रिटेन में कितना होगा, 30% होगा, जो बढ़कर 1810 तक 95% तक पहुंच जाएगा। उत्पादन बढ़ने से कंपनी तथा उनके अधिकारियों को मुनाफा भी बढ़ने लगा। अब जो किसान खेती कर भी रहे नील की, तो इसका फायदा किसानों को नहीं मिलेगा बल्कि कंपनी के लोगों को मिलेगा, कंपनी के कर्मचारियों को मिलेगा और ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति को मिलेगा, ठीक है, औद्योगिक क्रांति को मिलेगा। अब यहां पर देखिए 1 मिनट, नील की खेती कैसे होती थी। अब नील की खेती की अगर हम बात करते हैं कैसे होती थी, तो ये 2 तरीके से आपको देखने को मिलेगी। पहला जो तरीका है नील की खेती के लिए, इसमें आप देखेंगे निज खेती होती थी। निज खेती से क्या मतलब है, निज खेती को आप एक प्रकार से समझ सकते हैं कि कोई व्यक्ति अपनी एक भूमि को लेता था, या फिर कोई जमींदार के अंतर्गत जो भूमि होती थी उसके ऊपर, से हम बागान मालिक भी बोलते हैं, वो खुद अपनी जमीन में नील उत्पादन करता था। अब अपनी जमीन में खुद नील उत्पादन कैसे करेगा, तो इसका रीजन ये तो है नहीं कि खुद सुबह सुबह जाएगा और खुद वहां पर फावड़े और हल चलाना प्रारंभ कर देगा। तो ये क्या करता था, ये आसपास की और जमीन अपने किराए पर लेता था, या फिर इसके पास अधिक जमीन होती थी, और फिर यहाँ पर ये मजदूरों से काम करवाते थे। क्या
क्या करवाते थे, मनरेगा जैसी मजदूरी करवाते थे। ठीक है, याद आया कुछ, मनरेगा जैसी मजदूरी, दिल पे मत लेना, ठीक है। तो यहाँ पर मनरेगा जैसी मजदूरी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। ये ज़मीन को खरीद लेते थे और किराए पर ये लोग इनसे काम करवाते थे, पहली चीज़। ठीक, अब यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर कुछ चीज़ें समस्याएं आपको देखने को मिलेंगी। अब जो मजदूर काम कर रहे हैं उन्हें तो मजदूरी से मतलब है, इनको आप इक्विपमेंट प्रोवाइड करवाइए तभी ये लोग मजदूरी कर पाएंगे। तो यहाँ पर आप एक चीज़ बताइए, जो बागान मालिक है ये क्या करेंगे, बागान मालिक इनको उपकरण देंगे। अब उपकरण लाने के लिए इनको पैसा चाहिए बागान मालिकों को, तो यहाँ पर आपको कई समस्याएं देखने को मिलेंगी। अब जैसे एक खेत को, जो छोटा सा क्षेत्र है उसको जोतने के लिए आपको 2 हल चाहिए और उनको चलाने के लिए लोग चाहिए। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप देखेंगे जो नील की खेती हो रही है इसको एक तो निजी तौर पर कौन करवाएंगे, बागान मालिक करवाएंगे, और दूसरे यहाँ पर दूसरा क्या है, यहाँ पर जो रैयत है, जो प्रजा है, जनता है, वो खुद यहाँ पर नील की खेती आपको करते हुए दिखाई देगी, नील की खेती आरंभ करते हुए आपको दिखाई देगी। अब यहाँ पर जो नील का उत्पादन हो रहा है, मैंने आपको बताया इसके कई सारे नुकसान भी आपको देखने को मिलते हैं। नुकसान कैसे, नील की पौधे की जो जड़ होती है वो काफ़ी नीचे तक जाती है, काफ़ी अंदर तक जाते हुए आपको प्रतीत होती है। जब ये नील की खेती या फिर नील के पौधे जो होते हैं जब ये अंदर तक जाते हैं तो आपको देखने को मिलेगा इससे क्या होता है, इससे जो उपजाऊ होता है, उपजाऊपन होता है मृदा का, या फिर जो पोषक तत्व होते हैं मृदा के, ये सारे खींच लिए जाते हैं। और इससे जो नुकसान होता है उसमें आप देखेंगे आगे जाकर आप कोई भी कृषि कार्य यहाँ पर नहीं कर सकते, कोई भी कृषि पद्धति आप यहाँ पर फिर आप उपजा नहीं सकते। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आपको नील के संबंध में देखने को मिलेंगी। अब ये जो नील की खेती है ये जो की जा रही है, इसका फ़ायदा भारतीय किसान को नहीं हुआ, किसी को, ब्रिटेन के किसानों को देखने को मिलेगा। ब्रिटेन के किसानों को कैसे औद्योगिक क्रांति हो रही है तो नील की उत्पादन वहाँ पर जाएगा, तो खेती के किसान जो होंगे वो तो मतलब नॉर्मली जितना उपजाएंगे उतना भी उन्हें नहीं मिलेगा, और ये लोग क्या करेंगे, अपने लगान को चुकाने के लिए जागीरदार और जमींदार हैं उनसे पैसा लेंगे। जब उनसे पैसा लेंगे तो उनका एक तो ब्याज चलेगा, ऊपर से अपना लगान अगले वर्ष का फिर चुकाना है, तो ब्याज के चक्कर में ऐसे फंसते जाएंगे कि ये कभी भी वहाँ से उभर नहीं पाएंगे। तो ये लोग समझ जाएंगे कि हाँ कहीं ना कहीं हमें फंसाया गया है और हमसे एक तरह से बेकार करवाया जा रहा है, और तो ये लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे नील की खेती को भी भारत में करना बंद कर देंगे। जब भारत में ये लोग नील की खेती को बंद करेंगे तो ब्रिटेन एक कानून लेके आएगा जिससे हम क्या कहते हैं, जिसे हम 3 कठिया पद्धति से के नाम से जानते हैं। अब एक तो ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हो रही है तो उनको नील की आवश्यकता, ठीक है, और दूसरी चीज़ यहाँ पर भारत में क्या है, दूसरी चीज़ भारत में भी किसान धीरे धीरे नील का उत्पादन बंद कर रहे हैं, तो औद्योगिक क्रांति तो इनकी प्रभावित होगी, क्योंकि अभी तक नेचुरल कलर का यहाँ पर नहीं बनाया गया है। ठीक है, नेचुरल कलर यहाँ पर नहीं बनाए गए हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर प्रोडक्शन नीचे की तरफ जाने लगेगा, ब्रिटेन की जो चिंता होगी वो ऊपर की तरफ जाने प्रारंभ हो जाएगी। तो आपको यहाँ पर कई सारे चीज़ें देखने को मिलेंगी, जैसे कि यहाँ पर आप पाएंगे जो ब्रिटेन है यहाँ पर क्या करेगा, ब्रिटेन यहाँ पर अलग अलग कानून लेके आएगा जिससे खेती के जो नील की खेती इसको बढ़ाया जाए। जैसे 3 कठिया पद्धति, 3 कठिया पद्धति में आपको एक निश्चित भूभाग पर नील की खेती करनी पड़ेगी, ये यहाँ पर प्रावधान किए गए थे, नहीं तो आपको आपकी ज़मीन से अलग कर दिया जाएगा। अब इसको संपन्न करवाने के लिए एक अलग से वर्ग बनाया गया, कई सारी चीज़ें बनाई गई, लेकिन जब लगातार विद्रोह नहीं थमेंगे, यहाँ पर लगातार विद्रोह होते रहेंगे, तब अंग्रेजों की जाके नींद खुलेगी और अंग्रेजों को पता चलेगा कि कोई ना कोई इस व्यवस्था में खामी है। तो बाद में क्या होगा, बाद में नील आयोग भी बनाया जाएगा, है ना, बाद में क्या होगा, बाद में नील आयोग की भी यहाँ पर स्थापना की जाएगी, लेकिन तब तक देर हो चुकी होगी। और जो भारतीय कृषि किसान हैं यह क्या करेंगे, ये लोग लगातार अपने प्रोडक्शन को कम करते जाएंगे और दूसरी कृषि कार्य यहाँ पर संपन्न कर देंगे। इससे दोनों को फायदा, घाटा होगा, कंपनी को भी घाटा होगा और किसे, और व्यापारियों को भी घाटा होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर आप देखेंगे आगे जाकर नील आयोग बना। फिर आपने आगे देखा होगा कि जब गांधी जी भारत लौट के आते हैं, ठीक, अच्छा बताइए कि गांधी जी जब अफ्रीका गए थे तो कितने वर्ष बाद और कब भारत लौट के आए थे, इसका आंसर आप अच्छे बच्चों की तरह दे दीजिए। ठीक है, कितने वर्ष बाद और कब भारत लौट के आए थे। जब गांधी जी भारत लौट के आते हैं तो भारत में जो उनके राजनीतिक गुरु थे वो उनको सलाह देते हैं। चलो दूसरा आंसर ये बताइए कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे, ये दोनों क्वेश्चन के आप आंसर दीजिए। ठीक है, जल्दी से आंसर दीजिएगा। तो यहाँ पर आप पाएंगे जो गांधी जी के राजनीतिक गुरु हैं गांधी जी को सलाह देंगे, क्या, गांधी को सलाह देंगे कि आप पहले पूरे भारत का भ्रमण कीजिए। जब गांधी जी पूरे भारत का भ्रमण कर रहे होंगे तो गांधी जी को मौका मिलेगा 3 आंदोलनों का नेतृत्व करने का। कौन से 3 आंदोलन होंगे, CAK,
ठीक, ये नाम को आप याद रखिएगा। कौन सा? CAK। CAK क्या है? चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा। ठीक, अब इसमें आप देखेंगे नील से संबंधित एक स्थान पर विद्रोह हो रहे होंगे नील की खेती को लेकर। तो यहाँ पर फिर आगे आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर एक व्यक्ति के द्वारा गांधी जी को इनवाइट किया जाएगा, बुलाया जाएगा कि आप हमारे साथ में आइए और जो हम आंदोलन कर रहे हैं इसमें आप महत्वपूर्ण भूमिका निभाइए या फिर हमारी मदद कीजिए। गांधी जी वहाँ पर पहुँचेंगे और वहाँ पर पहला सेटलमेंट करवा देंगे। किसके बीच में? अंग्रेजों के बीच में और किसानों के बीच में। ठीक है, तो इस प्रकार से इस समस्या का समाधान हो जाएगा और गांधी इन 3 आंदोलनों से ही क्या, महात्मा गांधी से सिर्फ और सिर्फ गांधी रह जाएंगे। मतलब अपनी छवि को इतना अच्छा कर देंगे कि भारत की जितनी भी आज़ादी की लड़ाई होगी अब उन्हीं के नेतृत्व में प्रारंभ हो जाएगी। तो इसकी शुरुआत भी कहाँ से होगी? नील से होगी। तो नील से ही चली कहानी कहाँ पहुंची? नील के सेटलमेंट तक पहुंची। इस प्रकार से आप यहाँ पर सब चीज़ें आपको एक से देखनी है। अब यहाँ पर एक चीज़ और समझिए आप, जैसे कि गांधी के बारे में मैंने वो बताया, भारत में आई, ऐसा तो है नहीं कि भारत में आके सीधे इन्होंने आंदोलन प्रारंभ कर दिए थे। जब ये लोग ये अफ्रीका में थे तभी इनको एक ट्रेन से ये सफ़र कर रहे थे, उससे इनको बाहर निकाल दिया गया था, धक्के मार के प्लेटफॉर्म पर फेंक दिया गया था, एक तरह से मान सकते हैं। ठीक है, तो उसी समय इन्होंने कसम खाई कि ब्रिटेन को भारत से क्या करेंगे? ब्रिटेन को भारत से उखाड़ फेंकेंगे। ठीक, तो उसी के बाद यहाँ पे आप देखेंगे धीरे धीरे आंदोलन प्रारंभ हो गए। तो ये पूरा आज का जो चैप्टर था इसमें हमने अपने खेती पद्धति को या फिर जो नील की खेती है इसके बारे में हमने जाना, किस प्रकार से नील की खेती में यहाँ पर बदलाव आए, उन सब चीज़ों को हमने यहाँ पर देखा। फिर एक 3 कठिया नाम की पद्धति होगी, उसको हमने देखा। ब्रिटेन ने कैसे भारत की अर्थव्यवस्था को यहाँ पर नुकसान पहुँचाए, किस प्रकार से भारत की अर्थव्यवस्था को यहाँ पर आप देखें क्या इस प्रकार की से अर्थव्यवस्था को यहाँ पर नुकसान पहुंचाए। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर नील खेती की समस्याओं के, हाँ, निजी खेती जो थी इसकी समस्याएं भी कई सारी थी, जो मैंने अभी आपको बताया। समस्या क्या थी? जैसे कि पहली समस्या थी कि सॉरी, यहाँ पर जो समस्या थी उसमें आप देखेंगे एक निश्चित भूभाग को जोतने के लिए, ठीक, हल से जोतने के लिए यहाँ पर क्या है, आपको 2 हल की जरूरत होती थी। अब ये 2 हल कहाँ से आएंगे, है ना? उस टाइम कोई इंडस्ट्रीज तो होती नहीं थी, तो जो किसान, जो बड़े बड़े जो जमींदार होते थे उनके सामने एक विचार रहता था कि जो हल हैं ये कहाँ से आएंगे और इनको चलाने वाली लेबर हम कहाँ से लेके आएंगे। पहली चीज़। दूसरी चीज़, ब्रिटेन जो नील खरीद रहा है भारत से, वो किस यूज़ के लिए खरीद रहा है? ब्रिटेन तक बेचकर नील का उपयोग करना। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो नील की खेती व्यापारी कर रहे हैं तो उनमें उसको क्या नुकसान होगा। क्यों होगा? क्योंकि यूरोप में जो क्रांति हो रही है, औद्योगिक क्रांति चल रही है, तो ऐसा तो है नहीं कि केवल कपड़ों के ऊपर क्रांति होगी, क्रांति के कई सारे और भी जरिया होते हैं। तो आप यहाँ पर पाएंगे अभी तक आते आते अगले 15 से 20 साल में जब क्रांति होगी तो यहाँ पर प्राकृतिक कलर नील एक तो हम उपजा रहे हैं, ठीक, और इसके बाद आप देखेंगे जो मनुष्य के द्वारा बनाए जाने वाले जो कलर होते हैं वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे, यानी कि आर्टिफिशियल कलर बाजार में आ जाएंगे। आर्टिफिशियल कलर जब बाजार में आएंगे तो नील की डिमांड जो है अचानक से नीचे चली जाएगी, क्योंकि आर्टिफिशियल कलर ब्रिटेन वाले खुद अपने देश में बना लेते थे, वो सस्ता पड़ता था उनको और क्वालिटी भी अच्छी आती थी उससे। तो यहाँ पर आप देखिए तो नील की खेती अचानक से क्या है, नीचे की तरफ जाएगी। इससे घाटा किसको हुआ? इससे घाटा व्यापारियों को हुआ, इससे घाटा किसानों को हुआ, इससे घाटा बागान मालिकों को होगा। ठीक, तो ये सारे कुछ ऐसे पहलू हैं जो हमें समझना चाहिए थे, जो हमने समझे। अब हम आगे आएंगे अपने चैप्टर पर, जिसमें हम एनसीईआरटी के अगले चैप्टर को कवर करेंगे। तो ये आज का हमारा चैप्टर था। उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। अगर इससे संबंधित कोई आपका कमेंट या फिर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में उसको आप छोड़ दीजिएगा। ठीक है, तो इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। जल्दी ही मिलेंगे आपसे हम अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और पढ़ाई पर ध्यान देते रहिए। दिवाली आ रही है, मस्ती से एंजॉय कीजिए, लेकिन सेफ तरीके से, अपने आप को हानि नहीं पहुंचानी है, क्योंकि अभी हमें क्या करना है, अभी हमें मुगलों से लड़ाई भी करनी है। तो आप लोगों को चोटिल नहीं होना है। ठीक है, आप लोग क्या हैं, रिजल्ट मित्र की बानर सेना है। आपसे ही हम लंका फतेह करेंगे, लंका विजय करेंगे। समझ रहे हैं? ठीक है, तो बिल्कुल इस क्लास को समाप्त करते हैं। थैंक यू, जय हिंद।